हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अब तक आपने जोमेटो आईपीओ के बारे में सब कुछ जान लिया होगा। सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे, सारे ब्लॉग्स और न्यूज़ भी पढ़ लिए होंगे। तो जोमेटो आईपीओ के डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग के दिन आपको इस स्टॉक पे क्या करना है। जिन लोगों को एलोकेशन हुआ है उन्हें लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या ऐड करना चाहिए, और जिन लोगों को स्टॉक नहीं मिला या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि इस स्टॉक के किस प्राइस लेवल्स के आसपास लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कितने पे लिस्टिंग होगी, लेकिन एक इसका इंडिकेशन हमें ग्रे मार्केट के प्राइस से या प्रीमियम से मिल सकता है। अब इस ग्रे मार्केट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आखिर ये होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कुछ एग्जांपल्स को यूज करके। मान लीजिए आपने जोमेटो के आईपीओ पे अप्लाई किया और आपको पता है उसका आईपीओ का जो बैंड है वो 72 से 76 रुपीस का है, लेकिन आपने इसलिए अप्लाई किया कि मैं इसे लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाऊंगा, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि यार 15-20% लिस्टिंग गेन मिल जाए तो मैं लेकर उसे निकल जाऊं। तभी अचानक आपको एक ग्रे मार्केट ऑपरेटर का फोन आता है जो कि आपका दोस्त है, और वो आपसे कहता है कि देखो लिस्टिंग गेन तो बहुत ज्यादा नहीं है, और आप भी कहते हैं हाँ इसकी संभावना तो कम दिख रही है। तो वो आपको एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि देखिए आप मेरे से एग्रीमेंट कर लो और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको हम 25% प्रीमियम, मान लीजिए कि एक प्राइस हम कर लेते हैं कि 95 रुपीस का एक एग्रीमेंट वो आपसे करता है कि हम इतने पर आपका आईपीओ खरीद लेंगे। मतलब ये हुआ कि उस ऑपरेटर ने आपको एक गारंटी दे दी कि चाहे कितने पर भी लिस्टिंग हो 95 रुपीस हम आपको पर शेयर आपको दे देंगे। अब आपको ये एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन लगता है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यार कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिस्टिंग नीचे भी हो सकती है, लॉस में भी हो सकती है, तो भैया 95 रुपीज इज ए गुड प्राइस क्योंकि 76 रुपीज हमारा परचेज प्राइस है, तो इस प्रॉफिट को हम ले लेते हैं और आप उसके साथ एक वर्बल डील कर लेते हैं। अब वो ऑपरेटर आपके जो आईपीओ एप्लीकेशन है उसका नंबर आपसे ले लेता है, और आप लोग एक वर्बल एग्रीमेंट में रहते हैं कि जब एलोकेशन होगा यानी कि जब आपको शेयर मिलेंगे तो आप उस ऑपरेटर से जो एग्रीड प्राइस है 95 रुपीस का मान लीजिए, वो आप उससे ले लेंगे और बदले में आपको जो शेयर मिले हैं वो आप उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप ये सेलिंग मार्केट के थ्रू नहीं करेंगे, आप उसके अकाउंट पर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे और वो आपको पैसे दे देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऑपरेटर इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा है, क्योंकि आपको तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मार्केट में होता है। आपको अगर वो स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और को अच्छा लग सकता है, हो सकता है वो ऑपरेटर को लग रहा हो कि अच्छा स्टॉक है, या वो किसी और के लिए भी खरीद रहा हो, किसी और के बिहाफ पे भी डील कर रहा हो। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मिलने से पहले और लिस्टिंग होने से पहले ही आपने अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया। अब उस ऑपरेटर ने आपको 95 रुपीस की डील दी है। अगर लिस्टिंग 95 रुपीस से कम होती है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने एक अच्छी डील की और ज्यादा मुनाफा कमाया। लेकिन अगर 95 रुपीस से ऊपर की लिस्टिंग होती है तो आपको अफसोस भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन इस डील को इंश्योर करके आपने एक मिनिमम प्रॉफिट को अपने लिए इंश्योर कर दिया, और इसी वजह से लोग इस तरीके के डील्स, ग्रे मार्केट डील्स में काम करते हैं। अब इसी तरीके की ग्रे मार्केट ट्रांजैक्शन की एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक बार फिर आपके पास एक ऑपरेटर का फोन आता है और वो आपको एक और ऑफर देता है। वो बोलता है कि देखो आपको अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा नहीं पता, लिस्टिंग कितने पे होगी ये नहीं पता, तो ऑपरेटर आपको एक ऑफर देता है। वो कहता है कि देखो मैं आपको 5000 रुपीज दूंगा और आप अपनी आईपीओ की जो एप्लीकेशन है
वो आप मुझे बेच दो। अब देखिए आईपीओ की एप्लीकेशन तो बिक नहीं सकती, लेकिन एक तरीके की डील हो गई कि आपके आईपीओ का जो अलॉटमेंट में जो भी सिचुएशन होता है, मिलता है या नहीं मिलता है, कितना मिलता है, कितने पे लिस्टिंग होती है, लेकिन वो ऑपरेटर आपको कहता है कि हम आपको इसी वक्त 5,000 रुपीज दे रहे हैं, और जब अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, जो भी आपके साथ जोमेटो के स्टॉक के साथ होता है, वो आप उस ऑपरेटर को दे देंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक लॉट का अलॉटमेंट होता है, तो आप वो अलॉटमेंट उस ऑपरेटर के यहां ट्रांसफर कर देंगे। ये भी आपके लिए एक अच्छी डील है, क्योंकि आपने आईपीओ में जितना पैसा लगाया वो तो आपको मिल ही जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 5,000 रुपीज भी वो ऑपरेटर ऑफर कर रहा है। तो जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसे हम कहते हैं कॉस्टैक रेट। तो ये दोनों इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि आईपीओ की किस तरीके की बाजार में डिमांड है, और ये एक तरीके का इंडिकेशन हमें देते हैं कि कितने प्राइस के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, या बाजार में कितने प्राइस के आसपास डिमांड है उस स्टॉक की। लेकिन ग्रे मार्केट का इस्तेमाल आईपीओ के स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आईपीओ अच्छा नहीं होता है तो ग्रे मार्केट में पब्लिक को यह माल बेच दिया जाता है, और लिस्टिंग के दिन बड़े बड़े प्लेयर्स उससे एग्जिट ले लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब कोई अच्छा आईपीओ होता है तो ग्रे मार्केट से बड़े बड़े खिलाड़ी खरीद भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होगा या लिस्टिंग के दिन काफी हाई प्राइस पर लिस्टिंग होगी। अब आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। पहला चीज, क्या ये लीगल है? देखिए दोस्तों, इसे ना आप लीगल कह सकते हैं, ना आप इलीगल कह सकते हैं। आप जो इस तरीके की वर्बल डील्स करते हैं, इसमें आप इलीगल तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन जो कैश का ट्रांजैक्शन जो हो सकता है वो ब्लैक मनी के थ्रू हो सकता है, और उसे इलीगल कहा जा सकता है। लेकिन इस तरीके की डील करना कोई इलीगल काम नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि आप कैसे इस तरीके के डील्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये आप तभी कर सकते हैं या तो आपको किसी ऑपरेटर ने फोन किया और ऑफर किया बाय या सेल का, और दूसरा आप तब कर सकते हैं जब आप किसी रेफरेंस के थ्रू इस ग्रे मार्केट डील्स में घुस सके। यहां पर ध्यान रहे कि ये सारा एक बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप होता है, और इसमें हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, और रेफरेंस के थ्रू ही एंट्री मिलती है, और ये सारा काम ट्रस्ट पे और वर्बल एग्रीमेंट पर होता है, और अक्सर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश में होते हैं। और तीसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या हमें भी इस तरीके की डील्स करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, ये डील हर तरह के लोगों के लिए नहीं है। आप जिससे भी डील करते हैं, चाहे इस तरीके की डील करें, चाहे कोई और डील करें, आपको डील वर्बल एग्रीमेंट पर तभी करना चाहिए जब आप अगली पार्टी पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें जानते हैं, तभी इस तरीके की डील्स पर हमें एंटर करना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको इस तरीके के डील्स पर एंटर नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए कि जब इस तरीके की ट्रांजैक्शंस या डील आप करते हैं और उसमें कुछ गलत काम हो जाता है आपके साथ, तो उस केस में कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरीके के डील्स पे बहुत सावधानी के साथ हमें एंटर करना चाहिए, और जहां तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि जोमैटो का ग्रे मार्केट में क्या रेट चल रहा है। देखिए, जिस तरीके की न्यूज आ रही हैं उसके हिसाब से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करीब 14-15 के आसपास चल रहा है, और पिछले 1-2 दिनों में ये बढ़ा है। पहले ये 10 रुपीज के आसपास चल रहा था, और अब ये 14-15 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन हमें दे रहा है कि जो लिस्टिंग है वो करीब 90 रुपीज के आसपास हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि आने वाले दिनों में ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन यूजुअली अगर शुरू के दिनों में ये प्रीमियम बढ़ रहा है तो आगे भी यूजुअली बढ़ता है। और अगर हम कॉस्टैक रेट की बात करें तो वो भी करीब 600 रुपीज के आसपास चल रहा है, जो कि कुछ दिन पहले
400 450 के आसपास चल रहा था। तो दोनों ग्रे मार्केट के इंडिकेटर हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि हम इसे बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि रिटेल में इसकी डिमांड हमें बहुत ज्यादा दिख रही है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि इस जोमेटो के आईपीओ में ओवरऑल लोगों का हमें कितना इंटरेस्ट दिखा। देखिए, अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल ने इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि ये जो आईपीओ है ये 38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, लेकिन अगर रिटेल का पोर्शन देखें तो वो सिर्फ 7 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है और रिटेल को लगा कि लॉस मेकिंग कंपनी में हमें पैसा ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी जो टेक कंपनी होती है वो अपने शुरुआती दौर के 8, 10, 12 सालों में लॉस में रहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में और मार्केट में करती है। आप गूगल, अमेजॉन का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इस तरीके की टेक कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का फैक्टर नहीं देखना चाहिए, उसके साथ साथ हमें काफी सारे दूसरे फैक्टर्स को भी देखकर ये कंसिडरेशन लेना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी है या नहीं है। वहीं अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस ने इस आईपीओ में जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है और उनकी तरफ से जबरदस्त डिमांड देखने को हमें मिली है। इस आईपीओ में जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उसका 75% इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIB जो कोटा है वो 52 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये कंप्लेन किया है कि उनके डिमांड के मुताबिक उन्हें स्टॉक्स नहीं मिले और इसकी वजह से आप देखेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन काफी बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक को खरीदेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। HNI कोटा भी 33 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जोमेटो के एम्प्लॉयज का कोटा था वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुआ, यानी कि अंडर सब्सक्राइब रहा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि रिटेल को इस स्टॉक में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिख रहा है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, क्या उनके एम्प्लॉयज ज्यादा स्मार्ट है, क्या रिटेल सेगमेंट के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं या इंस्टीट्यूशंस और HNI ज्यादा स्मार्ट है। यह डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्हें हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं उन्होंने भी इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया है और उनको ऑलरेडी कंपनी ने शेयर्स एलोकेट कर दिए हैं। उसमें से आते हैं टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रॉक, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस स्टॉक को सिर्फ इसलिए आईपीओ में अप्लाई किया कि आपको लिस्टिंग गेन का फायदा लेना है तो आप स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी और लिस्टिंग गेन को लेकर स्टॉक से निकल जाइए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारा सुझाव ये रहेगा कि इस स्टॉक पर बने रहें और अगर ये स्टॉक निचले भाव पर मिलता है तो इसे और ऐड करें और बी प्रिपेयर्ड कि इसे आप 30-40% नीचे आने तक इसको एक्यूमुलेट करते रहें। स्टॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन हमें हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए प्लान आगे से कर लेना चाहिए। देखिए, जोमेटो की जो वैल्यूएशन की गई है वो 65 to 70 करोड़ के बीच में की गई है। कई एनालिस्ट का ये कहना है कि ये काफी ज्यादा वैल्यू की गई है इसकी और थोड़ी कम होनी चाहिए, और लोगों का कहना है कि इसकी जो वैल्यू, फेयर वैल्यू है वो 50,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, जो कि करंट वैल्यूएशन से करीब 30% नीचे है। तो अगर हम इस स्टॉक को 30% नीचे जाकर खरीदते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस रहेगा इसे एक्यूमुलेट करने का, और यही कारण है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉक को 30-40% नीचे तक एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार रहिए अगर आप इस सेगमेंट और इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहां तक हमारा ओपिनियन है तो हमें ये बिजनेस अच्छा लगता है और ये कंपनी भी पसंद है। देखिए दोस्तों, जो टेक कंपनीज होती हैं उनमें एक स्केलेबिलिटी का बहुत स्कोप होता है, यानी कि वो अपनी जो ग्रोथ है
वो बहुत कम कॉस्ट पर ही अचीव कर लेती हैं। शुरू के दौर में उन्हें काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो उसे वो बहुत कम कॉस्ट पर ग्रो कर सकते हैं। तो आने वाले दौर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे जोमैटो के क्लाइंट्स और बढ़ेंगे तो उनके प्रॉफिट्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक टेक कंपनी है, वो अपने लिए एक सर्वर लगाती है, तो उस एक सर्वर से वो 100 क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकती है, 1000 क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकती है और 1 लाख क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी का पावर होता है। तो दोस्तों, ये जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है जिस पर ये जोमैटो और स्विगी टाइप की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, इसका इस वक्त जो बिजनेस का पूरा साइज है वो है करीब 4 लाख करोड़ रुपीस, और ये बाई 2023 ये 6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। और इस मार्केट को सर्व करने के लिए कितनी कंपनीज इंडिया में मौजूद हैं? सिर्फ 2, जोमैटो और स्विगी, और एक आप तीसरा नाम ऐड कर लीजिए, अमेज़न, जो कि जोर शोर से इस फील्ड में घुस रहा है। तो 135 करोड़ लोगों के देश में 3 ही प्लेयर आपको दिखेंगे, तो हर प्लेयर के लिए काफी ज्यादा बिजनेस अवेलेबल है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।